cineinc.com। हेलो, हम लोग मौजूद हैं लंदन में और लंदन के किंग्स कॉलेज में, और यहाँ मुझे बहुत खुशी है ये कहने में कि रज़ा रूमी साहब का मैं ताक़ुब कर रहा था पीछे एक लंबे अरसे से, और आज मैं कामयाब हो गया। अरे वाह, मुबारक हो आपको। बधाई हो। रज़ा रूमी मुझे मुबारक हो, और जो लोग देख रहे हैं नाजरीन। मैं भी आपका ताक़ुब कर रहा था दरअसल, तो और ये तो इत्तेफाक की बात है कि आज हमारी मुलाकात हो गई जी। जी। रज़ा रूमी साहब, यहाँ लंदन आपका आना जाना रहता है, लेकिन आप कहा जाए कि अमेरिका में ज़्यादा वक्त गुजारते जी, अब मैं अमेरिका में ही मुक़ीम हूँ और लंदन में भी मैं बड़े अरसे के बाद आया हूँ। ये कई सालों के बाद पहली विज़िट है। हमारी किताब अभी छपी है जिसको मैंने एडिट किया, तो उसकी यहाँ पे कुछ उस किताब का जिक्र कर लेते हैं, रीथिंकिंग पाकिस्तान। जी, बताइए ज़रा इसके बारे में। जी, तो किताब बेसिकली एक कलेक्शन है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और टॉपिक्स के ऊपर एसेज़ हैं कि 21वीं सदी में पाकिस्तान जो है उसको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, चाहे वो पाकिस्तान में जमहूरियत का इशू हो या माहौल का इशू हो, क्लाइमेट चेंज जिसे हम कहते हैं, पानी का मसला, एजुकेशन का मसला। तो उसके ऊपर हमने जो लीडिंग स्कॉलर्स हैं पाकिस्तान में, राइटर्स हैं, उनको जमा किया, उनसे कहा आप एक चैप्टर लिखिए और कुछ उसमें रिकमेंडेशंस दीजिए कि हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। आपने इससे पहले भी बड़ी दिलचस्प किताबें लिखी हैं, और एक किताब आपने दिल्ली के बारे में भी जी लिखी बिल्कुल, बिल्कुल। नाम याद दिलाइए। जी, दिल्ली बाय हार्ट, इम्प्रेशंस ऑफ अ पाकिस्तानी ट्रैवलर। और बड़ा जिक्र हुआ उसका जी और हाँ। उसमें आपने ये देखने की कोशिश की कि मतलब ऐसी क्या नई बात है, या कितनी मुशाबत या कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ इस तरह की बातें थी? जी, वो ऐसी की थी। वो बेसिकली ये था कि मैं तो इत्तेफाक से दिल्ली गया, काम के सिलसिले में मेरा पहले जाने हुआ। तो उससे पहले तो मैं कभी गया ही नहीं। आपको पता है हमें तो वीज़ा ही नहीं मिलता पाकिस्तानियों को, यहाँ बहुत सारे हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान का नहीं मिलता। तो जब मैं गया तो मुझे वहाँ पर बिल्कुल अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। और एक तो उसकी वजह ये है कि दिल्ली और लाहौर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, चाहे वो उनका एक आर्किटेक्चर हो या एक मुश्तरका जो हमारी तहज़ीब, हमारी हिस्ट्री, एक मुग़ल दिल्ली है, एक कलोनियल दिल्ली है, एक नया पोस्ट पार्टीशन दिल्ली है, लाहौर भी कुछ इसी तरह है। और तो एक तो वो बड़ा ये तो हो गया। इसके अलावा बाकी अगर मैं कहूँ थोड़ा सब्सटेंस के लेवल पे, आपको क्या लगता है किस तरह की सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिली हैं? जी देखिए, सिमिलैरिटीज़ बिल्कुल अभी आप तो ये थे, एक तो ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी एक ही तरह की है, हमारी पुलिस एक ही तरह की है, हमारे तकरीबन सियासतदान जो नेता हैं वो भी मिलते जुलते ही हैं, यानी कि बहुत सारे झूठे वादे करते हैं, डिलीवर नहीं करते, करप्शन आम है। तो ये बातें आपको देख के लगता है ना, आखिर में अब तो साइंस ने भी साबित कर दिया कि 97% हम लोगों का डीएनए भी एक है। तो अब बात ये कि आप जो मर्जी उसका नाम बना दें, नई और लड़ाइयाँ कर लें, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लें, लेकिन लोग एक जैसे ही हैं। लोगों की जो उमंगें हैं, लोगों की जो एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, 70 साल के बाद भी और उससे पहले भी वो एक ही थे। क्या चाहते हैं हम पाकिस्तानी? पर मसला तो यही है रज़ा, हमने बहुत अच्छी बातें कर ली, आपने इतनी अच्छी बातें बता दी सब अपनी किताब के बारे में। थोड़ी सी कड़वाहट भरी बातों की तरफ आते हैं, और वो असली इशूज़ है, इसलिए कि आपने कहा हम सब लोग एक से ही हैं वगैरह वगैरह, हम सब ये कहते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। उसके बाद में फिर फहमीदा रियाज की वो जो नज़्म कितनी मकबूल हुई कि भाई तुम तो हम जैसे निकले, और आप बार ये कह रहे हैं कि एक जैसे हैं। तो वो भी एक जैसा है। हाँ, यही बात है। तो देखिए क्या है कि फंडामेंटलिज्म उधर भी है, इधर भी है, एक्सट्रीमिज्म उधर भी है, इधर भी है। ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं और ये दोनों मुल्कों को उतना ही अलग कर देती हैं। देखिए, ये सिमिलैरिटीज़ जो है ना, ज़ाहिरी बात है बिल्कुल उनको अलग करी हैं, बल्कि अभी तो हम जंग पे जाते जाते बच गए। ये कुछ महीने पहले जो सारा वाक़या हुआ, ये पुलवामा के बाद जो रिएक्शन हुआ, सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जिनका कि एविडेंस नहीं अभी तक मिला, लेकिन वो जो उस वक्त जो हम सबका यही कंसर्न था कि भाई ये जंग ना हो, ये जंग की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन हो रहा था, मोदी जी को जीतना था, पाकिस्तान को भी दिखाना है कि हम कम नहीं हैं और आप हमका मुकाबला कर सकते हैं। तो बात ये है कि ये जो जंगी जुनून है, ये भी इसी इंतहा पसंदी को, एक दूसरे को ये फ्यूल कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी रियासतें, हमारे सियासतदान जो मर्जी कहें, हम लोगों को बहैसियत शहरी, बहैसियत हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, हमें इस बात को रोकना है और अपनी गवर्नमेंट्स को कहना है कि बस
बहुत हो गया। 70 साल से आप लोगों ने लोगों को इसी उलझाव में उलझाए रखा है और अब दुनिया कहाँ से कहाँ नहीं, पहुँच आप गई अच्छी है। बातें कह रहे हैं रज़ा रूमी साहब, बहुत प्यारी बातें हैं आपकी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जी। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि ये जो खाई है वो वसी हो रही है, बड़ी हो रही है, इख्तलाफात दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े हैं, और तो और नफ़रत का लेवल भी थोड़ा ज़रा ऊपर गया है। ख़ास तौर पर मैं तो भारत की तरफ इशारा करता हूँ कि जैसे आपने खुद ही बात कही कि पुलवामा, बालाकोट, एक बात बताइए, एक ठहरिए, मैं और भी लोगों से बात करूंगा इस मौजू पे, लेकिन ये कि फिर भी ये है कि इससे आपने ये कहा कि मोदी जी का इलेक्शन होने वाला था, इसी तरह का इशारा पाकिस्तान से भी निकल के आया, इमरान खान ने भी कही थी। दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि शायद पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी तो सब सूट करता है ना, कि इधर भी राइट विंग अगर एक्सट्रीमिज़म है तो पाकिस्तान में जो राइट विंग एक्सट्रीमिज़म है उसकी बका के लिए वो ज़रूरी है। मतलब ये कि वहाँ चाहे फ़ौज है या इस्टेब्लिशमेंट है, अगर आपके पास हिंदुस्तान में एक दुश्मन है ताकतवर, तो पाकिस्तान में भी एक। देखिए, ये सूट करता है, बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, ये तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं इदारों के, पार्टियों के, लीडर्स के। सवाल ये होता है कि क्या हमें जिस इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है या हमारी जो शहरी हैं, उनकी जो तंजीमें हैं, उनकी जो मूवमेंट्स हैं, वहाँ पे हम अभी तक ये बावर नहीं करा पाए अपने मुल्कों में जो पावरफुल लोग हैं कि अमन ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है इस 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए। वो जो वीकनेस है हमें उसको पुर करना है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं, हिंदुस्तान में चूँकि सियासी पार्टियाँ बहुत पावरफुल हैं, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, दीगर हो गई, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी पावरफुल है, मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी, और अब पार्टीज़ में ने भी ठीक ठाक पावर एक्वायर कर ली है। तो ये लोग तो अपने मफादात की खेल खेलते हैं। देखिए, मैं फिर बार बार सेपरेट कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पावरफुल लॉबीज़ और ग्रुप्स जो होते हैं उनको चैलेंज ही किया जाता है। आपने बात की खाई की और तनाव की, तो क्या फ्रांस और जर्मनी से ज़्यादा हमारा तनाव और खाई है? उन्होंने तो कितने पहली जंग अज़ीम, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में लाखों करोड़ों लोग मारे गए। उसके बावजूद आज वो यूरोपियन यूनियन कि एक उन्होंने अपने कॉमन बॉर्डर्स और कॉमन पासपोर्ट बनाया। ठीक है, ये इंग्लैंड तो निकल रहा है उससे, ये गलत एग्जांपल होगा इंग्लैंड के लिए, गलत एग्जांपल लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने तो क्या क्या जंगें लड़ी। तो बात ये कि ये सब कोई चीज़, इस बात एक तगय्युर को है ज़माने में, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ें बदलती हैं, और जब तक आपके आदर्श, आपका आइडियलिज्म नहीं होता तो कुछ बदलता ही नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये था कि अगर यहाँ पे राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की राइज है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस तरह और आप हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना भाई। हाँ, इधर से जब हिंदुत्व वाले कुछ कहते हैं तो हमारे लोग कहते हैं देखो देखो, हाँ। बिल्कुल सही हमने किया, अलग मुल्क बना लिया, नहीं तो ये हमारे साथ हमें भी ये लिंच करते। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब मोदी साहब का इलेक्शन होता है इंडिया में, तो पाकिस्तान में जो भी राइट विंग एक एलिमेंट है, जो काउंटर पार्ट है इंडिया का, वो क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या लिखता है? वो देखिए ना, वो यही कहता है, वो कहता है कि देखो ये तो एंटी मुस्लिम हैं, ये तो मुसलमानों को ख़त्म कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे, हमें इनका मुकाबला करना चाहिए, हमें इनको शिकस्त देनी चाहिए। बात ये कि ये कहते हैं। जी ये देखिए, ये तो और पाकिस्तान ठीक बना, मतलब जना साहब को दुआ देते होंगे। बिल्कुल, मैंने तो अभी आपसे कह रहा था कि अभी तो जब ये मोदी जी की दोबारा इलेक्शन में जीत गए, तो सबसे ज़्यादा हर टीवी चैनल के ऊपर, हर आर्टिकल अखबार का, क्योंकि मैं तो एडिटर भी हूँ इसलिए मैं छापता हूँ रोज़ आर्टिकल्स, वो कहते हैं भाई थैंक यू जिन्ना साहब कि आपने हमें ये मुल्क दे दिया, नहीं तो ये हमारे साथ क्या करते हैं हिंदुत्वा वाले, ये तो हमें लिंचिंग करते कि इस शक में कि आपके घर में गोश्त है या जो भी है। बात ये कि लेकिन ये भी बात का कोई हल नहीं है कि हम कहें हाँ हम बहुत अच्छे हैं और आप बुरे। ये भी नेशनलिज्म, देखिए नेशनलिज्म का जो तस्वुर है उसमें ये होता है कि मैं आपसे बेहतर हूँ, पता नहीं मैं समझ रहा हूँ क्या वजह से। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रहा था, ये बार बार मैं इस मौजू पे इसलिए आ रहा हूँ कि जहाँ दो राइट विंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं, और इस वक्त वो ताकतवर उभर कर आ रहे हैं सामने। पाकिस्तान में इस वक्त, हिंदुस्तान को छोड़ देते हैं फिलहाल, पाकिस्तान में आप सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं, ख़ास तौर पे अब जबकि इमरान खान हैं और तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है, फ़ौज की उनको एक बैकिंग ज़बरदस्त हासिल है, और इस तनाजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से ताल्लुकात कहाँ जाते हुए देखते हैं? देखिए, बात यह है कि सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और मैं ये कहूँगा कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 9 साल पहले, 10 साल पहले, 11 साल पहले, 12 साल पहले, 13 साल पहले, 14 साल पहले, 15 साल पहले, 16 साल पहले, 17 साल पहले, 18 साल पहले, 19 साल पहले, 20 साल पहले, 21 साल पहले, 22 साल पहले, 23 साल पहले, 24 साल पहले, 25 साल पहले, 26 साल पहले, 27 साल पहले, 28 साल पहले, 29 साल पहले, 30 साल पहले, 31 साल पहले, 32 साल पहले, 33 साल पहले, 34 साल पहले, 35 साल
कि आदर्श अलग हों, कि अगर कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला हल होना है तो वो पाकिस्तान की आर्मी और इंडिया का राइट विंग जो है, जो कि दो मजबूत कुव्वतें हैं इस वक्त, उनकी मर्ज़ी से ही होना है। जब ही तो मैंने पहले आपसे कहा कि जो बीजेपी का पहला दौर था जिसमें वाजपेयी जी ने 2 बार कोशिश की और बड़ी हद तक आगे भी आ गए, पहले नवाज शरीफ के साथ लाहौर डिक्लेरेशन किया, खुद आए, बस सर्विस का आगाज़ किया, और बदकिस्मती से उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने कुछ ही देर के बाद करगिल कर दिया, वो मामला ठप हो गया। उसके बाद वाजपेयी साहब ने भुलाकर मुशर्रफ से ही दोबारा ना सिर्फ बातचीत की बल्कि बड़ी आगे तक डायलॉग चला गया। आगरा समिट में हुआ, मुशर्रफ वहाँ पे गए, बड़ी हद तक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई और मुशर्रफ की उसके बाद वो चलती रही। मनमोहन सिंह के साथ 4 पॉइंट फार्मूला जो है, मनमोहन सिंह के जो उस वक्त प्रेस सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने उस पर एक्सेप्ट कर लिया था। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं कसूरी, खुर्शीद कसूरी, उन्होंने अपनी बुक में इस बात की तायीद किया कि वो एक डील हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान में मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक आ गई। इनकी डोमेस्टिक सियासत भी आ जाती है। तो बात ये, इट इज़ पॉसिबल, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, बात है उसको मुमकिन बनाने की। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ये हम अभी जितनी भी ये माजी की तल्ख बातें कर लें, हिस्ट्री में बड़ी तल्ख बातें हैं, जंगें हैं, ब्लड शेड है, कम्युनल राइट्स हैं 47 के, वो सब अपनी जगह। अभी जो हमारी आने वाली जनरेशन को, आपके और हमारे बच्चों को जो सबसे बड़ा ख़तरा लाहक है वो क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी ग्लोब को अफेक्ट कर रही है और हमारे ख़ित्ते में हमारे दरिया सांझे हैं, हमारे पहाड़ सांझे हैं, हमारे जंगल सांझे हैं, हमारी जो हैबिटेट है वो सांझा है। अगर ये कॉपरेट नहीं करेगी तो हम मिट जाएंगे सफ़ाई हस्ती से। बांग्लादेश जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का कहना है कि 1/4 डूब जाएगा, क्योंकि जो ही सी लेवल्स राइज़ कर रहे हैं। तो ये हम इसका मुकाबला, मालदीव गायब हो जाएगा सारे का सारा। लेकिन इन इश्यूज पे बात ना करके हम तो एक दूसरे को मिटाने की बात कर रहे हैं। वो क्या था इकबाल का शेर कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तानों में। तो भैया वो इकबाल ने तो किसी और वजह से कहा था, आज क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इजाफा कर दीजिए कि हमें ये समझना है, वी हैव टू फाइट क्लाइमेट चेंज। रज़ा रूमी साहब, मैं जरा मौजू बदलता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़बरदस्त मौजू है, लेकिन ये कि शायद आपके व्यूअर्स के लिए इतना अच्छा था। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करते तो देखने वाला है, सुनने वाला कहता है अरे भाई, अरे हाँ, टीआरपी खत्म बात या किसी टीआरपी का खैर कोई मसला नहीं, अरे नहीं, घंटे तक ऑनलाइन भी ऐसी बातें, हाँ, इस गुफ्तगू को जारी रख सकते हैं। यही एक मज़ा है ऑनलाइन पे होने का। एक दो बातें थोड़ी पर्सनल हवाले से मुझे अच्छा लगा कि आप इस कदर पॉजिटिव होके पीस की या अमन की बातें करते हैं और थोड़ा साथ में क्लाइमेट चेंज। आपके साथ तो पाकिस्तान में वो हुआ जो खुदा ना करे किसी भी मुल्क के शहरी के साथ में हो, आप पे एसेसिनेशन की कोशिश हुई जी, बिल्कुल, आप बच गए जी, बस क्या हुआ था? बस वो अब देखिए, ये अब वो घाव जो होता है उसको कुरेदने वाला वाक़या होता है। वो हुआ यही था कि मैं 2014 में मुझ पे वो अटैम्प्ट हुई और मैं तो पीछे था, उस गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो गई और मैं पीछे था, लेकिन जो मेरा ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था और मेरे साथ गार्ड था, वो ड्राइवर तो बेचारा वहीं पर मारा गया और गार्ड शरीर ज़ख्मी हुआ। और वो बाद में फिर पुलिस ने पकड़ा तो वो उन्होंने एक फंडामेंटलिस्ट वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और तालिबान के जो इत्तेहादी हैं उनका ग्रुप था जिन्होंने अटैक किया था, लश्कर जंगवी और पाकिस्तानी तालिबान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो वो फिर बाद में उन्होंने उनका एक स्मॉलर ग्रुप था। नाराज़ क्यों थे आप? जी, वो नाराज़ इसलिए थे कि मैं इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हूँ। आप एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं? मैं एक्सट्रीमिज्म के ख़िलाफ़ हूँ, मैं उसके खिलाफ लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, मेरा सारा काम उसके ख़िलाफ़ है, और वो चाहे पाकिस्तान में हो, दुनिया में कहीं भी हो। अब मैं अमेरिका में वहाँ भी जो है इंतहा पसंदी के खिलाफ़ हूँ, इसलिए मुझे लोग कहते हैं अब तुम यहाँ से भी ना निकाले जाओ कहीं। अच्छा, वो दौर ख़तरनाक था आपके लिए? जी, वो दौर, जी, वो बहुत ख़तरनाक से ज़्यादा वो आप ये समझे ट्रॉमेटिक था, क्योंकि किसी एक मासूम शख्स की जान चले जाना एक बहुत बड़ा सानिया भी होता है और उसने मेरी ज़िंदगी को यकसर बदल दिया। क्योंकि उसके कुछ अरसे के बाद में मेरी चूँकि फैमिली जो है, आधी फैमिली अमेरिका में होती है,
तो मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ चला गया था ताकि वो महफूज रह सकें, और फिर मैं उसके बाद से फिर वहीं पर मैंने अपना क़याम कर लिया, क्योंकि एक तरह से एक नई ज़िंदगी बनाई। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि रज़ा रूमी साहब, आप भी है, मैं भी हूँ, बाहर रहता हूँ हिंदुस्तान से, हम अफोर्ड कर सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, किसी भी तरह के एक्सट्रीमिज्म से भाग निकलते हैं। खैर यहाँ पे थोड़ा यहाँ भी हो रहा है, कोई बात नहीं, मतलब जो भी है, लेकिन ये कि वो तो बड़ा ख़तरनाक है जिससे आप निकल कर आ रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको ये लग्जरी नहीं है, बिल्कुल सही बात कि हम और आप बाहर हैं। मैं पाकिस्तान के हवाले से आपसे सवाल करता हूँ कि जो सहाफ़ी हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? जी देखिए, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेस फ्रीडम के ऊपर कंस्ट्रेंट है। देखिए, सहाफ़ियों को बहुत से ग्रुप्स हैं, मसलन एक तो ये ग्रुप हमने इंतहा पसंदों की बात की। पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखिए, कराची में नौजवान सहाफ़ी था, वली बाबर उसका नाम था, उसको वहाँ की MQM से वाबस्ता एक गिरोह था, उन्होंने उसको मार दिया। इसी तरह जो है आप हिंदुस्तान में देखिए तो करप्शन की जो स्टोरीज कवर करते हैं, जो दूर अफ्तादा इलाकों में, स्टेट्स में, उनको मार दिया जाता है, तंग किया जाता है। मैं एक लेवल पे कह रहा था, ये तो एक इंडिविजुअल लेवल पे अटैक्स होते हैं, लेकिन जो स्टेट का सप्रेशन, हाँ, स्टेट का सप्रेशन वो किस कदर संजीदगी से देखिए वो ऊपर नीचे जाता है। वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है, जो कि पाकिस्तान में आपको पता है मार्शल लॉ आते रहे हैं, जमहूरियत आधा टाइम तो थी नहीं, इसलिए उस ज़माने में बहुत ज़्यादा रिप्रेशन होता था। लेकिन अभी 2008 से कुछ स्पेस खुली थी, जब जनरल मुशर्रफ ने इस्तीफ़ा दे दिया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आ गई, तो एक ओपनिंग हुई स्पेस की। लेकिन अब वो पिछले चंद सालों में थोड़ी वो कम हो रही है, घुटन बढ़ रही है। मैं बराबर सवाल कर लेता हूँ कि ये इमरान खान साहब के बरसर इक़्तिदार आने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में, ये सूरत हाल थोड़ी सी पहले से ज़्यादा तशवीशनाक है जी, या वैसी ही है जैसी थी? नहीं, बड़ी है, और उसकी एक वजह यह है कि अभी जो हो रहा है ना, अभी कोई डायरेक्ट कोई एडवाइजरीज नहीं जारी हो रही स्टेट की तरफ से, कोई जाके कहीं दफ्तर को ताला नहीं लगाया जा रहा या टीवी चैनल बंद नहीं किया जा रहा है। हुए भी हैं एक दो। अभी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है मीडिया में। एक तो इकोनॉमी पाकिस्तान की ज़रा डिप कर रही है, मगर जो गवर्नमेंट के एड रेवेन्यूज़ होते हैं अखबारात के लिए और टीवी चैनल्स के लिए, उनमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कमी आई है। उससे क्या हुआ है कि एक तरह की फाइनेंशियल चोकिंग हो गई है मीडिया हाउसेस की, और 2000 के करीब जर्नलिस्ट जो हैं पाकिस्तान में तकरीबन एक साल में वो अपनी नौकरियों से फारिग हो गए हैं। वो उसमें ये भी कहा जाता है कि मीडिया मॉडल, जो फाइनेंशियल मॉडल सही नहीं था, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, वो नहीं किया मीडिया वालों ने। मगर ये कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये डिलिबरेटली इस गवर्नमेंट ने किया है ताकि जो क्रिटिकल जर्नलिस्ट या क्रिटिकल आउटलेट्स हैं वो खुद ही बिजनेस से निकल जाएं और फिर जाके कुछ अपना बंदोबस्त करें। तो अब देखिए, मैं भी एक अखबार से वाबस्ता था, अंग्रेज़ी का अखबार, 2 साल मैंने उसकी एडिटरशिप की, दूर होते हुए भी, मगर उसका भी यही फाइनेंशियल क्राइसिस, यही उनको एड रेवेन्यूज़ नहीं मिल रहे थे, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था वहाँ कंटिन्यू करना। और टीवी में भी ऐसा सूरत हाल है, 1-2 चैनल्स तो बंद हो गए हैं बिल्कुल। हमारे बहुत से कॉलीग हैं, वो शिकायत करते हैं कि तनख्वाह नहीं मिली उनको, वक्त पर 3 महीने नहीं मिलती, 4 महीने नहीं मिलती। तो ये एक तरह का, अदर दैन डायरेक्ट अटैक्स एंड थ्रेट्स जो होती हैं, ये फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त बहुत सीरियस है पाकिस्तानी मीडिया में। वापस किताबों की जानिब आते हैं, क्योंकि हमने यहीं से बात शुरू की थी और आपने तो खासी किताबें लिखी हैं। तो एक पाकिस्तान में भी आपने किताब लिखी जी, जिस तरह की आपने हिंदुस्तान में लिखी कि दिल्ली बाय हार्ट। हाँ, दिल्ली बाय हार्ट जी, दूसरी मैंने किताब लिखी थी, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, जो 2008 के बाद जो पहली सिविलियन गवर्नमेंट आई, वो उस दौरान में जो लिखता था लंबे मज़ामीन, उनको जमा करके किताब बदल, ताकि एक वक्त का एक रिकॉर्ड बन जाए। तो वो ऑलरेडी पब्लिश थे, बट हार्पर कॉलिंस ने उसको दोबारा, हमने उसको एडिट करके किया। तो और हाल में मेरी जो किताब है वो आई है, उसका नाम है बीइंग पाकिस्तानी, सोसाइटी, आर्ट्स एंड कल्चर। तो जिस पे मैंने ये वाली थीम एक्सप्लोर की है कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी जो है वो हिंदुस्तानी आइडेंटिटी की तरह मल्टीपल है, और उसमें तनव्वो है, उसमें एक यूसुफ उसकी कई जहतें हैं। तो वो उस पर एक्सप्लोर किया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उसका पाकिस्तान का जो अदब है, लिटरेचर है, आर्ट्स हैं, म्यूज़िक है, उसके ऊपर मज़ामीन है मेरे। आपने पाकिस्तानी आइडेंटिटी की बात की, इधर हिंदुस्तान में एक नई आइडेंटिटी बनाने की भी कोशिश हुई है, और वो कोशिश दूसरी तरह की है। और राइट विंग एक्सट्रीमिज़म, ज़ाहिर सी बात है, हर आदमी कहता है कि हिंदुस्तान में एक आसमान पे एक छा रहा है। अब यहाँ से कोई बचने का रास्ता है? एक तरफ पाकिस्तान से हमें खबरें मिलती हैं, और ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का जो भी एक
हिंदुस्तान में दखल किसी न किसी शक्ल में नज़र आता है, चाहे वो दहशतगर्दी की शक्ल में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे पुलवामा वगैरह ये सारी चीज़ें हुई, उससे सूरत हाल और कशीदा हो जाती है और फिर ताल्लुकात आपने देखा कहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से क्या पेशरफ्त है, क्या आगे के लिए क्या कदम है? देखिए बड़ा मोदी साहब दोबारा आए हैं इस जी mandate के जी, साथ। मोदी साहब दोबारा इलेक्ट हो गए हैं और यूँ समझिए कि ज़्यादा मैंडेट के साथ, ज़्यादा वोटों के साथ वो दोबारा पावर में आ गए हैं, जिसकी एक इंटरप्रिटेशन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि लोगों ने उनको वोट दिए कि वो अपने काम जो ख़त्म करना चाहते हैं अच्छे दिन के लिए वो ख़त्म कर सकें। दूसरी उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जैसे आपने कहा, और यहाँ पे भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, इंडियन प्रोफेसर से ही पिछले रोज़, तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक नई इंडियन आइडेंटिटी वजूद में आ गई है। यंग इंडिया जो है वो हिंदुत्व की तरफ कायल हो रहा है या माइल हो रहा है। तो बात यह है कि ये तो हमारे ख़ित्ते के लिए अच्छा नहीं है, अमन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर एक तरफ हम वहाँ पे वो कह रहे हैं जी हम हिंदू नेशनलिस्ट हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं हम मुस्लिम नेशनलिस्ट हैं, और ये तो एक नज़रियाती या आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, तो फिर तो यूँ समझिए कि इस खित्ते में अमन जो है वो नहीं आ पाएगा, और वो अमन आना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की तो ज़रूरी सो है, और इंडिया में चाहे जो भी आपके बड़े बड़े वो पंडित जो होते हैं वो कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान की क्या हैसियत है, छोटा सा मुल्क है। ऐसी बात नहीं है, अगर पाकिस्तान की इतना ही छोटा मुल्क है तो आधी फ़ौजें पाकिस्तान की तरफ क्यों रुख किए हुए हैं भाई, या हर वक्त वहाँ पे मोदी जी पाकिस्तान का नाम लेके इलेक्शन की कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं। तो बात यह कि पाकिस्तान इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल, एंड मेकिंग पीस विद इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इसके ऊपर जो है अब एक सीरियस डिबेट की ज़रूरत है दोनों मुल्कों के अंदर। उसकी गुंजाइश बड़ी कम है, क्योंकि इंडिया में भी प्रेस जो है इस वक्त बड़ी सिवियर कंस्ट्रेंट में है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इंडिया को टॉप 10 ख़तरनाक ममालिक जो हैं जर्नलिस्ट के लिए उसमें डाला हुआ है, उस लिस्ट में, बिकॉज ऑफ द अटैक्स, बिकॉज ऑफ द ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेथ्स ऑफ जर्नलिस्ट। तो अभी उसकी स्पेस को हमने वसी करना है जहाँ पे हम ये बावर करा सकें, चाहे वो मोदी सरकार हो, पाकिस्तान में इमरान सरकार हो, कि हमें ये जो एजेंडा है अमन का, देखिए ये कितनी अजीब बात है कि पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान इंडिया का कोई डायलॉग ही नहीं हुआ। कोल्ड वॉर में इंडिया में सोवियत यूनियन और अमेरिका जो कि वर्ल्ड पावर्स थी उस वक्त की, उनके डायलॉग कभी बंद नहीं हुआ। वो एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्स लगा के बैठे हुए थे, लेकिन मुकर्रर वक्त पे वो मिलते थे और बातचीत ज़रूर करते थे। यहाँ पे ये होता है मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूँगा। वो स्कूल में बच्चे नहीं होते, वो कहते हैं मैं तुमसे नाराज़ हो गया हूँ, या घर में नाराज़ हो गया, बस मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी शक्ल ही देखूँगा। भाई इस तरह नहीं होता। वी हैव टू एक्ट एज मैच्योर स्टेट्स। जितना भी बुरा किया हो हिंदुस्तान ने, या जितना ही बुरा किया हो पाकिस्तान ने, आपको अरबों लोगों का सोचना है। ये कोई बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और उसका कोई ना कोई हल तो निकालें ना, कोई ना कोई बात तो करें। दोनों तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में और सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में, वो स्टेटस को पे ही है। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। एक तो खिता में न्यूक्स हैं, दुनिया तो अलार्म होती है, क्लाइमेट चेंज की हमने बात की, पानी का मसला है। देखिए दोनों खित्ते जो हैं, दोनों ममालिक जो हैं, अगले 10-20 साल में पानी के सिवियर शॉर्टेज से दो चार होंगे। उसका क्या हम करेंगे? लाखों करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं, आबादी धड़ाधड़ बढ़ रही है, और पानी के सोर्सेज नहीं है, इरिगेशन के सोर्सेज नहीं है। हाउ वी गोइंग टू ईट एंड फीड एंड ड्रिंक? वो सब छोड़ दीजिए, हम लड़ेंगे, बस बॉम्ब खिलाएंगे बच्चों को, वो एटम कोई मांगेगा तो न्यूक्लियर शेल्स पेश करेंगे। भाई ये तो कमाल की बात है। सुइसाइडल टेंडेंसीज हैं। बिल्कुल। तो हमें इसके खिलाफ बात करनी, चाहे किसी को वो आइडियलिस्टिक लगे, या किसी को अभी ये हिंदुस्तान में भी बहुत रिवाज है। अगर आप देखें वहाँ पे भी जो बड़े बड़े एनालिस्ट और राइटर्स हैं, वो उनसे ज़रा बात करें, वो ओ वेल इट कैन नॉट रियली हैपन एंड वी डोंट केयर अबाउट पीस और समथिंग। पाकिस्तान में कहते हैं उनसे क्या ज़रूरत है बात करने की, वो तो मोदी तो फैशिस्ट है, ऐसा है वैसा है। ये बात बेकार की बात है। हमें कुछ ना कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और मैं समझता हूँ जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बाहर होते हैं, उनके पास ज़्यादा स्पेस और मौक़े होते हैं इस तरह की बात करने के, एज़ कम्पेयर टू जब अपने मुल्कों में होते हैं, क्योंकि उन पर गद्दारी के फतवे लग जाते हैं ना, एंटी नेशनल हो या ट्रेटर हो या ये हो। अब पाकिस्तान में अगर आप ज़्यादा इंडिया से अमन की बात करें, आप तो ट्रेटर हैं, रॉ के एजेंट हैं। आप क्या वो बात करते हैं, कहते हैं वो ही मस्ट बी ISI पेड whatever journalist or analyst. So but we have to think beyond that and find a way forward कि हम ये अपने जो करोड़ों
अरबों लोग और यंग जनरेशन्स रहती हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, हम उनका सोचें और कुछ करें इसके बारे में। रज़ा रूमी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। cineinc.com